Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 6th October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज सिक्किम फ्लड डेथ काउंट माउंट्स टू 14. अब कल हमने देखा था सिक्किम में क्या हुआ था, ग्लेशियर जो हमारा लेक था वो यहाँ पर ब्रस्ट होता है जिसके कारण यहाँ पर अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है. सो 100 पीपल इंक्लूडिंग 22 आर्मी मैन येट टू बी लोकेटेड. 11 ब्रिजेस वॉस्ड अवे की नेशनल हाईवे इज वेरी बैड स्टेट. 26 रिलीफ कैंप सेटअप. तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा भी खराब होती हुई नजर आ रही है. 14 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है. 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर इंक्लूड हैं और उसमें से 22 जो है हमारे आर्मी मैन हैं. जो 11 ब्रिजेस है वहां के सिक्किम के वो वॉस्ट अवे हो चुके हैं, मतलब कि टूट चुके हैं पूरी तरीके से. नेशनल हाईवे की वहां पर जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है. अब तक टोटल 26 रिलीफ कैंप वहां पर सेटअप किए जा चुके हैं. ओके, फर्दर हम देखते हैं. यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो सिचुएशन है रिलीफ कैंप से सारी चीजें हैं जो भी डैमेज हुआ है उसको सस्टेन किया जा सके. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज नोवेल जॉन फोसे विन नोबेल फॉर लिटरेचर. देखिए हम 3 दिन से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं. एक मेडिकल नोबेल प्राइज हुआ आपका, दूसरा हुआ फिजिक्स नोबेल प्राइज, तीसरा हुआ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज और आज हम बात करेंगे लिटरेचर नोबेल प्राइज की. तो ये लिटरेचर नोबेल प्राइज किसको मिला है, यहाँ पर नॉर्वे के जॉन फोसे जी को यहाँ पर ये लिटरेचर नोबेल प्राइज दिया गया है. सो हिज लेटेस्ट वर्क सेप्टोलॉजी रन्स 1250 पेजेस विदाउट अ सिंगल फुल स्टॉप. तो इसमें ये कहा जाता है ये जो इनका जो लेटेस्ट वर्क है सेप्टोलॉजी, इसमें टोटल 1250 पेजेस हैं और उसमें आपको सिर्फ एक सिंगल फुल स्टॉप दिखेगा. तो इनका ये जो ग्रेट अचीवमेंट है लिटरेचर में इसके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बट कई बार मैच द कॉलम करके जैसे आपको यहाँ पर मैचिंग में दे देते हैं क्वेश्चंस और आपसे पूछते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. एक बार फिर से यहाँ पर आपका रिवीजन होगा. मेडिकल नोबेल प्राइज यहाँ पर किन को मिला है, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज यहाँ पर किन 3 पर्सन्स को मिला है और क्यों मिला है, उन्होंने क्या डिस्कवरी की है. फिजिक्स नोबेल प्राइज यहाँ पर किसे दिया गया है. तो तीनों नोबेल प्राइज अब तक जिसको हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और किस बेसिस पर दिया गया है ये आप लोगों को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, सभी लोग इसको यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे. सो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द स्टेपल कमोडिटीज टू एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वर. हमें क्या बताना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी. मतलब कि जो हमारा बंगाल था वहां से कौन कौन सी चीजें आपकी एक्सपोर्ट की जाती थी. आपके पास ऑप्शन क्या क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम. Second one is sugar, salt, zinc and lead. Third one is copper, zinc, gold, spices and tea. Fourth one is cotton, silk, staplet and opium. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे. आजकल कोई भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा है. आप लोग चाहे क्वेश्चंस के आंसर सही दें या गलत, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए. आप इन क्वेश्चंस के आंसर करना यहाँ पर स्टार्ट करिए. इससे एक एक टॉपिक जो है आपका क्लियर होता जाएगा. एंड में हम यहाँ पर डिस्कशन तो करते ही हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इससे क्या होगा, अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आपको क्या होगा, गलत करने के बाद जब हमें सही आंसर मिलता है तो वो चीजें हमारे माइंड में रहती हैं एक लंबे टाइम तक. ओके, सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे कमेंट सेक्शन में. वीडियो के एंड में आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स. हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की.
अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप देखें, इंडिया में अगर कोई भी वेल्थ का कंसंट्रेशन करता है तो वो किस आर्टिकल को वॉलेट करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। द राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस आर्टिकल को, कौन से राइट को वॉलेट करता है, किस प्रिंसिपल को यहाँ पर वॉलेट करता है, ये हमें बताना है। ओके, सो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बताएंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में हम आ गए हैं। यहाँ पर इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, ये जो पहला आर्टिकल है इसमें ज्यादा आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि बिहार में अभी क्या हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस हुए हैं, तो इसमें उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो अभी हमें एक आइडेंटिटी मिली है, जैसे कि ओबीसी का इतना हो चुका है, एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी यहाँ पे लिस्टिंग की गई है, उसमें 13 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर हमें लोग निकल कर आए हैं। तो इनके लिए अब हमें क्या इक्वालिटी, मतलब कि क्या लेकर आना चाहिए, क्या रिजर्वेशन लेकर आना चाहिए जिससे हम इनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बिहार में भी क्या हुए हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस किए गए हैं। अब इससे यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, क्या ऑल इंडिया लेवल पर भी कास्ट बेस्ड आपको सेंसस करवाने चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आर्टिकल देखिए इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें पूरा जो पॉलिटिक्स है ना वो इन्वॉल्व है कि यहाँ पे ये मुस्लिम्स हैं, ये हिंदूज हैं, ये पार्टी ऐसी है, इनका व्यू ऐसा है, तो इसमें आपको इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इसमें हम किसकी बात करेंगे? डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डायबिटीज के बारे में। अभी एक यहाँ पर स्टडी कंडक्ट की गई है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। इस स्टडी में क्या सामने निकल कर आया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज क्या निकल कर आई है कि इसमें तो ये जो पूरी स्टडी कंडक्ट हुई है इसमें रिवील किया है कि 11.4% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है, आपको डायबिटीज देखने को मिलेगा। इट मीन्स 10.13 करोड़ पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज, मतलब कि 10 करोड़ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। ओके, ये बात की, अब उसमें से ये कहा जा रहा है कि एडिशनल हम बात करते हैं 13.6 करोड़ जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि उनमें सिम्टम्स हैं डायबिटिक के, धीरे धीरे आगे वाले कुछ दिनों में अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, अपने आप सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फर्दर ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, मतलब कि पूरा जो डायबिटीज का जो फेस होता है वो उसको एक्वायर कर लेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं 10 करोड़ लोग ऑलरेडी उनको डायबिटीज है और 13 करोड़ लोगों को यहाँ पर प्री डायबिटिक है। टोटल अगर हम मिलाएं तो 23 करोड़ लोग जो हैं अब तक डायबिटीज के हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल्सो फाउंड दैट 28.6% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी कंसिडर्ड टू बी ओबीस पर BMI मेजर्स। और ये कहा जा रहा है कि 28.6% हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पर जो ऑब्सीज मतलब कि वेट का जो ज्यादा बढ़ जाना और उसके कारण आपकी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो भी साथ में आती हैं। ओके, अब ये सारी चीजें हो क्यों रही है, डायबिटीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इसका मेन रीजन क्या है ना? मतलब कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि शुगर का ज्यादा इंटेक होता है हमारी बॉडी में तो डायबिटीज आपको होती है, लेकिन आप अगर हम लाइफस्टाइल देखते हैं, डायबिटीज आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? वो डायबिटीज जो जेनेटिकली आप इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी किसी फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटीज है तो उनके जीन्स आपकी बॉडी में आ गए हैं और आपको वो डायबिटीज यहाँ पर हो गई है। मतलब कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो फॉर्म होते हैं बट उन इंसुलिन का कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये आपकी बॉडी को नहीं पता है, तो इसके कारण जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। दूसरी होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है? ये आपका होता है कि जब आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उसके कारण होता है। आपका जो फूड होता है, आपकी डाइट कैसी है, आप फिजिकल एक्टिविटी में कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व नहीं है, सो ड्यू टू दैट थिंग आपको होती है टाइप 2 डायबिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादातर जो हमें केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के मिल रहे हैं।
क्यों मिल रहा है टाइप 2? सबसे आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो आपके इंस्टेंट जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इंस्टेंट सीरियल्स होते हैं, चिप्स आपके हो गए, फ्रूट फ्लेवर जो ड्रिंक्स आपकी आती हैं, इंस्टेंट नूडल्स, कुकीज़, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स, एनर्जी बार, स्वीटेन योगर्ट्स, आजकल जो दही आता है आपका, योगर्ट आता है, वो भी आप देखते होंगे उसमें मिठास रहती है, वो मीठा होता है ना कि मीठा दही खाना है। ओके, सो पिज़्ज़ाज, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट एंड पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूलाज, तो ये जितने भी आपके फूड हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इनमें जो शुगर का मतलब का आपका जो अमाउंट होता है, क्योंकि इसको प्रोसेस किया जाता है और इसको लंबे टाइम तक क्या रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है और उस प्रोसेसिंग में इन शुगर का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो फूड हो वो यहाँ पर बना रहे। कई बार जैसे कि ये जो फूड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ऐड किया जाता है। सो आप यहाँ पर देखेंगे, साइंटिस्ट एविडेंस शोज दैट डाइट हैवी विथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस ऑन हाई इन शुगर, फैट एंड सॉल्ट आर रिस्की एंड कैन lead to diabetes. At a 10% increase in consumption of ultra processed food a day is associated with a 15% higher risk of type 2 diabetes among adults. यहाँ पर अगर हमारा 10% कंजप्शन इंक्रीज होता है तो इससे 15% जो चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के अमंग दी अडल्ट वो इंक्रीज होते हैं। व्हेन अल्ट्रा फूड इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, इज स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड एंड कॉस्मेटिक एडिटिव्स, कलर्स एंड फ्लेवर्ड आर एडेड। अब जैसे कि जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो उसका जो फूड का एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। अब उसको स्ट्रक्चर देने के लिए क्या होता है, उसमें कलर्स ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, उसमें कॉस्मेटिक एडिटिव्स इसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे कि हम उसको और ज़्यादा बना लें। इससे क्या होता है, डायबिटीज से आपको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इसमें आप देखेंगे डायबिटीज से यहाँ पे जो ओबेसिटी है वो इंक्रीज होती है। सेकंड हम बात करते हैं जो हार्ट डिसीज होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, जिसके कारण आज हमें डेथ के भी जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके जो हार्ट रिलेटेड जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं वो भी इंक्रीज होती हैं ड्यू टू दीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ओके, नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए ये जो फूड इंडस्ट्री है वो एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो फूड इंडस्ट्री है तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इवन आप जो बात करते हैं हायर इनकम कंट्रीज है, वहां पर जो शुगर स्वीटेन बेवरेजेस होते हैं उनका यहाँ पर प्रोडक्शन, तो उनका जो सेल है वो तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन उस चीज को कंपनसेट करने के लिए उनका जो लॉस हुआ है, तो ये कंपनीज किस पे ज्यादा फोकस करती हैं, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं यहाँ पर ज्यादा फोकस करती हैं। और इंडिया इसका एक एग्जाम्पल है जहां पर फूड इंडस्ट्री के लिए इंडिया क्या है, एक प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड किए जाते हैं मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, आपके जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस होते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करती हैं, आपकी जो चॉइस है उनकी तरफ ज्यादा खींचने के लिए बात करती हैं। उसमें कई बार ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं कि नहीं ये फूड आपके लिए हेल्दी चॉइस है, ये सारी चीजें, लेकिन जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स रीड करेंगे तब आपको वहां पर समझ में आएगा कि किस फूड प्रोडक्ट में यहाँ पे कितनी क्या चीजें हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्रीज होती है, फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं और जो गवर्नमेंट की वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईट राइट है ना, जिसमें यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं, फूड इंडस्ट्री इन सारे प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो पार्टनरशिप होता है, उनका जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होता है वो रिड्यूस नहीं होता है। सो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया has shown a lecture response to the crisis and allowed the dominating role of food industry while suggesting front of package labeling, which is still not the place. Many says that people should exercise. While this is a good for health, it should be an addition to a regulatory policy on restricting the marketing of ultra processed food and providing warning label on junk food and beverages. तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी ये बताया है कि ये जो क्राइसिस है, फूड इंडस्ट्री का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया में। वो यहाँ पर जो लेबल करते हैं सारी चीज़ें, उसको हम कैसे यहाँ पर मान लें, तो इसलिए यहाँ पर लोगों से एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट आप दिन में 15 मिनट या 30 मिनट तो अपने लिए यहाँ पर निकाल ही सकते हैं।
है ना, जिसमें हम क्या कर सके, फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, एक तरीके से रेगुलेट रहेगी और ये सारी जो बीमारियां इस टाइम पर आ रही हैं उससे हम बच सकते हैं। ओके, सो इसमें देखिए मैंडेटरी प्रोविजन की बात करते हैं। द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड पीपल फ्रॉम मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी ऑफ द फूड इंडस्ट्री इज थ्रू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इवन एन ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये पीपल के सेफ गार्ड के लिए इनकी जो फूड इंडस्ट्रीज की मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज हैं, इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क लाया जा सकता है या फिर ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है, जिसमें कि हम क्या कर सके, जो हेल्दी फूड क्या है उसको डिफाइन करें, है ना, और जो भी अनहेल्दी फूड है उसमें जो वार्निंग लेबल है उसको यहाँ पर दिया जाए कि आपका जो फूड है वो कैसा है, अनहेल्दी है, तो उसका जो लेबल है आपको उस फूड पैकेट में क्या करना होगा, यहाँ पर रखना होगा। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड हेल्दी फूड एंड बेवरेजेस, यहाँ पर जो टैक्टिक्स यूज की जाती है, प्रमोशन किया जाता है जितने भी अनहेल्दी फूड एंड बेवरेजेस हैं, इसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो बीमारियां हैं इसको रोक सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और क्योर। जो आपका टाइप 1 डायबिटीज होता है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते और क्योर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली आपको यहाँ पर पास होता है। द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन, इसमें जो हमारी बॉडी होती है वो इनफ इंसुलिन क्रिएट नहीं करती है। कॉजेज आर अननोन बट जेनेटिक में प्ले अ रोल, इसमें कॉजेज क्या होते हैं ये हमें नहीं पता, बट जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, लाइफ टाइम जो पर्सन होता है वो उसको रिक्वायर होता है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पर ले। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, इसको हम हमारी लाइफ में अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो इससे क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन एंड डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, या तो बॉडी आपकी इनफ इंसुलिन क्रिएट नहीं करती है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है बट हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है कि उसे कैसे यूज करना चाहिए। कॉज इंक्लूडिंग जेनेटिक, एजिंग, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी एंड मोर, इसके कारण क्या होता है, अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो एजिंग आपकी ज्यादा होती है ना, इनएक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा आलस फील करते हैं, लेजीनेस होती है, ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है, और उसके साथ साथ वेरी जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हुआ, हाइपरटेंशन होता है, ये सारी बीमारियां भी इसके साथ में इंक्लूड होती हैं। इसके लिए आपको क्या होता है कि रिक्वायर इंसुलिन एज नीडेड, इंजेक्शन और ओरल। तो इसमें जो इंसुलिन है उसका जो इंटेक होता है वो क्या होता है, या तो ओरल भी ले सकते हैं जैसे कि टैबलेट के फॉर्म में, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, हम इन दोनों में कॉमन चीज की बात करते हैं तो इसके जो आपके सिम्टम्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैन कॉज अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के कारण यहाँ पर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। रिक्वायर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेडिकल सुपरविजन, दोनों में हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे जब भी आपको डायबिटीज होती है, जिस पर्सन को या होने वाली है, प्री डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको प्यास बहुत जाता है, मतलब कि बहुत आती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, मतलब कि उसको थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता है, यूरिन उसका निकलता है, उसका जो विजन होता है वो ब्लरी होने लगता है। सो ये सिम्टम्स है आपको दोनों टाइप की डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। ओके, सो आई होप व्हाट इज डायबिटीज ये आपको यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो हमारा अब नेक्स्ट आर्टिकल है, आप इससे देख सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज से क्या होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओवरवेट है ना, हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा इंक्रीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इन सब के कारण भी आपका टाइप 2 डायबिटीज होती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया लुकिंग टू एंगेज विद द न्यू मालदीव्स गवर्नमेंट ऑन ऑल इश्यूज सेज MEA। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, अब आप सभी को पता है मालदीव में इलेक्शन हुए हैं और जो फ्रेशली आपके जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनका मोटो क्या है, आउट इंडिया। वो उन्होंने अपने कैंपेन में भी कहा था, इवन इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो फोर्सेस मालदीव में अभी हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मालदीव से बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये कहा कि इंडिया क्या करना चाहता है, मालदीव की जो न्यू गवर्नमेंट है उनके साथ जितने भी अभी तक इश्यूज हैं हमारे, उनको लेकर उनके साथ एंगेज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। अगर आप मालदीव की लोकेशन देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये है हमारा इंडिया,
ये इंडिया की बात करते हैं, ये यहाँ पर आपका लक्षद्वीप देखने को मिलता है और ये साइड आपका ये मालदीव है। ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी क्लियरली हियर, ये मालदीव है। अभी मालदीव है, यहाँ पर मालदीव की जो कैपिटल उसको मेल कहा जाता है। ओके, अब ये जो रीजन है इंडियन ओशन में आपका आता है। कहाँ आता है? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में इसकी जो लोकेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। हमें यहाँ पर अगर ग्वादार पोर्ट जाना हो तो इसी लोकेशन से हम जाते हैं, ओमान जाना हो तो हम इसी लोकेशन से जाते हैं, गल्फ ऑफ एदन आता है, यहाँ पर रेड सी आता है। तो ये जो लोकेशन है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रूट बेसिस पे। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है इंडिया के साथ या फिर इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा तो फिर दूसरा फैक्टर कौन आ जाएगा? आपका चाइना आ जाएगा। चाइना आप सभी को पता है कि अब इन कंट्रीज के साथ क्या करना चाहता है? इंगेज करना चाहता है। अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में होता है तो मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है? आपका इंडियन ओशन में हो रहा है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो देखिए अभी सिर्फ इतना ही है कि अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है तो उनके साथ हम इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंगेजमेंट विद द न्यू मालदीव्स गवर्नमेंट। जितने भी उनके इश्यूज हैं, हमारे इंडिया के इश्यूज हैं मालदीव्स के साथ, तो उनके साथ यहाँ पर इंगेज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है। सो द फोकस ऑफ आवर पार्टनरशिप विद द मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस आवर शेयर्ड चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज। तो हमारा मेन फोकस क्या था पार्टनरशिप का मालदीव्स के साथ, कि हमें क्या करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, वर्किंग किसमें, जो भी हमारे शेयर्ड चैलेंजेस और प्रायोरिटीज है उसमें एक साथ आकर हमें काम करना है। ओके, सो ये आर्टिकल आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इंडियन ओशन में मालदीव्स की जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है, इंडियन ओशन रीजन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रिजीम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड स्टडी। अब देखिए यहाँ पे एक स्टडी आई है, किसके द्वारा पब्लिश की गई है? फ्रीडम हाउस, अ वॉशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यूएसए में एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? आपका फ्रीडम ऑन द नेट 2023। मतलब कि इंटरनेट फ्रीडम यहाँ पर कितना मिल रहा है, किसको किसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की है। अब इस रिपोर्ट में क्या सामने निकल कर आता है कि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली 13 साल हो चुके हैं जहां पर हम देख रहे हैं, स्टडी की गई है कि ऑनलाइन ह्यूमन राइट्स का कितना वॉल्यूशन हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑनलाइन ह्यूमन वॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले कहा कि ईरान में यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे कि हमें क्या देखने को दिखा कि जो राइज ऑफ डिजिटल डिप्रेशन, जो भी ये डिजिटल डिप्रेशन हो रहा है, ईरान इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? आपका ईरान में हो रहा है। वहां पर अभी जो गवर्नमेंट थी, जो सर्विलियंस था उसको इंक्रीज करने के चक्कर में, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है उसको क्वेल करने के चक्कर में, जो इंटरनेट सर्विसेज को यहाँ पे शट डाउन किया गया था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी ये आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर बैन किया गया था। उसके बाद सेकंड आता है आपका चाइना, इसकी जो 9th स्ट्रेट ईयर वॉज रैंक्ड एज अ वर्ल्ड वर्स्ट एनवायरमेंट फॉर द इंटरनेट फ्रीडम। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना आता है और लास्ट में आपका म्यांमार आता है। तो देखिए आप लोग को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है इसमें कौन कौन सी कंट्री है। फर्स्ट है इसमें ईरान, सेकेंड आपका चाइना और थर्ड वन इज म्यांमार। ठीक है, 3 कंट्रीज हैं। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? यूएसए बेस्ड एक एनजीओ ने। तो आप सभी को पता है यूएसए के रिलेशन इन कंट्रीज के साथ कैसे हैं, है ना, कि ईरान के साथ कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं और म्यांमार के साथ यहाँ पर कैसे हैं। म्यांमार के साथ यहाँ पर रिलेशन की बात की जाए तो म्यांमार में रिसेंटली क्या हुआ है? आपका कूप हुआ है, मिलिट्री कूप हुआ है, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी इधर उधर हो रही है अभी, इसलिए ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आई है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अब कहा जा रहा है कि इंडिया में भी बहुत सारी जो इंटरनेट ब्लॉकेड यहाँ पर की गई है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर रहा है? आपका वॉलेट कर रहा है। इंडिया यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या है? डिजिटल रिप्रेशन की तरफ अब बढ़ रहा है। सो डिटेलिंग एआई इनेबल डिजिटल रिप्रेशन इन इंडिया, द रिपोर्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे कि अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, है ना, उसको यहाँ पर सेंसरशिप की गई थी, तो इसमें ये सारी चीजें कंडीशन की गई। सो इंटरनेट फ्रीडम की बात की, ये पूरी टेबल आई है। तो आयरलैंड इसमें कंट्री आपकी, आइसलैंड, यूके, जर्मनी, यूएसए, ब्राजील, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन कंट्रीज को ये स्टेटस, इसका टोटल स्कोर बताया गया है। इंडिया का स्कोर क्या है? यहाँ पर 50 है। तो इसमें सिर्फ ज्यादा आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम ऑन द नेट 2023, ये किसके द्वारा रिलीज होता है? आपका
आपका फ्रीडम हाउस द वॉशिंगटन, एक वॉशिंगटन बेस्ड आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ग्लोबल इंटरनेट, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा, देखिए अब इसमें जो आपका इंटरनेट फ्रीडम है इससे रिलेटेड हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो व्हाट इज इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन जो हमारा 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसका हम यूज करते हैं टू शट डाउन द इंटरनेट। ठीक है, सो ये क्या होता है, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड प्राइवेट सेफ्टी लॉ 2017 रूल 2 क्लॉज 1 प्रोवाइड द कंटेम्प्ट अथॉरिटी with the process and power to issue a direction for the internet suspension। तो यहाँ पर इसके तहत क्या होता है, जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी का सेक्शन 144 इसके अंडर शट डाउन किया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकें, जैसे कि इसका मेन रीजन ये होता है कि जो भी लिमिटेशंस है, पब्लिक जो ट्रांक्विलिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके। अब इसमें ये पूरा केस होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता होगा कि जो जब 370 यहाँ पर हटा था, है ना, उसको रिवोक किया गया था, तो इंटरनेट को शट डाउन किया गया था। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट कई टाइम इसमें टाइम लिमिट नहीं देती कि हम कितने दिन के लिए यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर रहे हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, in this landmark case, the Supreme Court delivered a significant judgment, recognized that the right to free speech and right to carry out trade and business through the internet are fundamental rights। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, जो किसके अंडर आपका प्रोटेक्टेड है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। ओके, इसमें क्या उन्होंने द कोर्ट हैज ऑल्सो held that internet shutdown are subject to constitutional scrutiny, must adhere to the principle of necessity and proportionality। तो इसके तहत यहाँ पर इस जो ये आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए कि एक इन्फिनिट टाइम के लिए यहाँ पर ना हो, कि आपको ये टाइम लिमिट भी बताना चाहिए कब तक के लिए आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं। ओके, सो ये जजमेंट का नाम क्या था, एज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का ये आपका क्या है, क्या करता है आपका ये केस है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सर्विसेज पीएमआई सिग्नल सितंबर बूस्ट। पीएमआई क्या है आपका, पीएमआई की बात करते हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। इसके तहत ये बताया गया कि सितंबर में सर्विस सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, बूम देखने को मिलता है। ये आपका मंथली बेसिस यहाँ पर सर्विस की जाती है। इसमें जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि ड्राइव होता है, जिसमें मंथली सर्वे डिफरेंट आपकी जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनका मंथली सर्विस किया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उसके सर्विसेज वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो ये पीएमआई डेटा होता है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, हमारी जो एसएनपी है ना, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसएनपी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर है, इनके द्वारा ये यहाँ पे डेटा रिलीज करता है, जो ये बताता है कि अगस्त में हमारा जो डेटा था वो कितना था 60.1%, वो इंक्रीज होकर सितंबर में कितना हो चुका है 61% हो चुका है। तो मतलब ये हमारे लिए अच्छी चीज सामने निकल कर आती है। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल से यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर आज हम देखेंगे। ओके, सो नाउ द staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were। यहाँ पर कौन कौन से जो कम्युनिटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द बंगाल। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है कॉटन, सिल्क एंड स्टेपलर एंड ओपियम। ये जो फोर्थ आपका ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट होता है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा। ओके, so opium was very important staple from Bengal that found ready market in China। ठीक है, जो आपका ओपियम था ये बहुत ही स्टेपल था बंगाल से, इसको जो रेडीमेड मार्केट होता आपका चाइना वहां से। बंगाल ऑल्सो सप्लाई राइस, बटर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड स्टेपल्ड सॉल्ट पीटर वॉज अनदर स्टेपल फॉर एक्सपोर्ट विच वॉज एबडेंटली प्रोड्यूस द पटना डिस्ट्रिक्ट। ये मेनली कहाँ आपका होता था, पटना डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाता था। Cotton and silk are the staple commodities of export by East India Company from Bengal in the middle of the 18th century। तो यहाँ पर आपके ये चार प्रोडक्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे कपास, रेशम, शोरा और आफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये हमारे कौन सा प्रिंसिपल को वॉलेट करता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन बी, द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या करता है, इसको वॉलेट करता है। आर्टिकल 39 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आर्टिकल 39 को क्या करता है, वॉलेट करता है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to common detriment. Okay, so other principle of policy to be followed by the state under the article 39. तो ये क्या करता है, हमारा जो आर्टिकल 39 है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको वॉलेट करता है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो आज का कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।